हेलो दोस्तों, रपेट रहे हो या नहीं रपेट रहे हो? अगर रपेट नहीं रहे हो तो रपेटो। क्या रपेटना है? तो पढ़ाई रपेटना। और क्या रपेटना है? ठीक है, आपकी जिंदगी में और क्या होगा? आपको पढ़ाई करनी है। तो आज हमारा 58 नंबर का एपिसोड है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देखिए, पीछे वाले को। ठीक है, और उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। देखो, अगर हमारी वीडियो मेरी वीडियो को अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तब आपको फायदा होगा। ठीक है, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर वीडियो को देख रहे हैं तब फायदा होगा। एक वीडियो देखे फिर अगला छोड़ छोड़ के देखोगे, अगर गैप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर रेगुलर वीडियो को फॉलो करते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं और उसको अगर कॉपी में नोट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसका रिवीजन करते हैं, तब आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा है कि रेगुलर फॉलो करिए, वीडियो को रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर देखिए और उसके बाद उसको कॉपी में नोट करिए, रिवीजन करिए, तब फायदा मिलेगा। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पार्ट दोनों लिया जाता है। मतलब पूरा कंप्लीट ऑप्शन आपको कराया जाता है, हर एक ऑप्शन का भी डिस्कस किया जाता है। तो अब जो देख रहे हैं उनको मालूम है, जो नहीं देखे मैं उनके लिए बता रहा कि इस तरह का कुछ यहाँ पे होता है। तो इसको रेगुलर फॉलो कीजिए, कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद रिवीजन करिए, तब फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो को मैंने देखा और अगला वीडियो मैंने छोड़ दिया, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर हो सकता है कि जिस दिन का वीडियो नहीं देखे हो उसी दिन करंट अफेयर आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो क्या करोगे फिर? ठीक है, अरे वहां तो नहीं कहो अरे तो ये एपिसोड तो मैंने देखा ही नहीं था। तो इसलिए करंट अफेयर मिस नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर मिस किए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। फिर जिस दिन का वीडियो आप नहीं देखे होंगे उसी दिन का वीडियो हो सकता है आपके एग्जाम में, आपका बैड लक रहा तो उसी दिन का एग्जाम में वीडियो पूछ देगा जिस दिन का आप वीडियो नहीं देखे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा कि आप रेगुलर करंट अफेयर रेगुलर पढ़ने की चीज है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर को आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। जिस सोर्स को भी आप देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, उसको आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एक बार में, एक बार दो बार से करंट अफेयर से आपके तो उसका 20% भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा बात। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर को रिवीजन करना है, वीडियो देखना। आप जो भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, तो इसीलिए तो तब फायदा करेगा, अन्यथा कोई देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको फिर मत देखिए, देखिए वो फिर आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, which organization is organizing the international रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस? कौन सा संगठन राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए है आपका इन INMAS। ठीक है, ये एक डीआरडीओ का अंडर काम करती है, एक संस्था है डीआरडीओ का, जिसका लेबोरेटरी जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, ये मेडिकल विंग है डीआरडीओ का, जिसका लेबोरेटरी दिल्ली में है, और इसी ने इसको आयोजन किया है अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी का। ठीक है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखा है इसके बारे में। NMAH इन क्या है? INMAS। ठीक है, INMAS दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ लेबोरेटरी इज ऑर्गेनाइजिंग द, ये मेडिकल विंग है। ठीक है, एम फॉर क्या है? ये मेडिकल है। ठीक है, तो ये मेडिकल विंग है। इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस याद रखिए कि डीआरडीओ का ये मेडिकल विंग है। दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ लेबोरेटरी इज ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 21 फरवरी टू 1 मार्च 2025, which was inaugurated by अजय कुमार सूद। कौन डॉट किया? अजय कुमार सूद। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द थीम ऑफ दिस ईयर इज बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड, क्या थीम है? बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड बायोमेडिकल रिस्पॉन्सेस मेजर इन स्पेस रेडिएशन, हैवी आयंस एंड द ह्यूमन स्पेस मिशन। इसका हिंदी भी आपको नीचे लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनहैम्स, थीम भी आपका लिखा हुआ है। और ये है, तो डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ कब बना? 1958 में, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1958 में बना डीआरडीओ। और इसका जो पता है आपको, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसी का ये इन मास कहां का है? INMAS, ये कहां है? तो ये लेबोरेटरी दिल्ली में है। ठीक है,
इसी का डीआरडीओ का एक और लेबोरेटरी है डीआरडीएल, ठीक है, डीआरडीएल एक और लेबोरेटरी है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये भी डीआरडीओ का, लेकिन ये कहा, ये ध्यान रखेंगे, ये है आपका हैदराबाद में, ठीक है। और बना कब? 1958 में। इसके जो पहले डीआरडीओ के जो पहले चीफ थे वो कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। अभी पूछा जाए कि अभी कौन है, तो समीर कामत, ठीक है, हो गया। बार्क, BARC, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कब बना? दरअसल ये बना नहीं था, ये बना था, अगर बार्क के बारे में बात कर लें, बार्क BARC, ठीक है, बार्क तो ये है एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, एक मिनट, देखो, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे एक जगह है बॉम्बे में, बॉम्बे बीचों बीच सिटी में एक जगह है एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, ये बना था 1954 में, ठीक है, कब बना? 1954 में, मतलब 28, हाँ 1954 में बना। और इसका जो ये 1954 में, ये अब आपको पता होगा कि फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया किसको बोलते हैं? होमी जहांगीर भाभा को। तो होमी जहांगीर भाभा का जो 1966 में उनकी डेथ हो गई, तो इसी का नाम एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसी का नाम चेंज करके क्या किया गया? बार किया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मतलब इसी का नाम क्या हुआ? इसी का नाम चेंज हुआ और बन गया क्या? BARC, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, कब? 1966 में, ठीक है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बार्क बना कब था, तो बार्क बना था 1954 में। ओरिजिनली ये था एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, 1966 में इनका नाम बदल करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किया गया, ठीक है। और ये कहां है? ये बॉम्बे में है। नेक्स्ट लेते हैं यूजीसी। अगर यूजीसी की बात करें तो कब बना है? यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म इसका? यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, और ये बना आपका 28 अगस्त 1953 में बना। लेकिन स्टैच्यूटरी स्टेटस, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसके लिए एक्ट आया, इसी यूजीसी के लिए एक्ट आया था 1956 में। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के द्वारा इसको क्या, यूजीसी को एक लीगल स्टेटस, मतलब स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया 1956 में, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी वाज एलोकेटेड अंडर द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, समुद्री विकास कोष के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 25,000 करोड़। कितना किया गया है? 25,000 करोड़ जो है आवंटन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लेते हैं किसके बारे में है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द वन नेशन, कौन है? यूनियन मिनिस्टर, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, मतलब जहाज रानी के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। ये पहले आसाम के सीएम थे, अभी आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, तो उनसे पहले सीएम थे यही थे आसाम के, ठीक है। तो इनको कैबिनेट में लाया गया, और इनको कैबिनेट में लाने के बाद इनको जहाज रानी का मंत्रालय दिया गया, ठीक है। लॉन्च द वन नेशन वन पोर्ट, क्या लॉन्च किए? वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है। प्रोसेस टू मॉडर्नाइज द इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब समुद्री एरिया को क्या करना है के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब समुद्री मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड स्ट्रेंथन ट्रेड, ठीक है। मैरीटाइम मतलब जितने भी समुद्री एरिया है, तटीय एरिया, उसको जितने भी पोर्ट्स वगैरह है उसको क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है, और उस ताकि व्यापार कहां से होता है? व्यापार पोर्ट से ही होता है, ताकि पोर्ट व्यापार ट्रेड को क्या मिले? बढ़ावा मिले, ठीक है। It aims to increase the efficiency of ports, streamline logistics and ensure transparency, ठीक है। तो ये हो गया। अब पूछा जाए कि हो सकता कि टोटल भारत में कितने मेजर पोर्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल भारत में जो मेजर पोर्ट है वो 13 है, ठीक है। मेजर पोर्ट की बात कर रहे हैं, मेजर पोर्ट जहां से ट्रेड होता है वो कितना है? 13 है। ये 13 का आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि सबका नाम जो है वो शहर के नाम पे है, ठीक है। तो शहर के, जिस शहर में पोर्ट है उसी शहर के नाम पे है।
एक दो का नाम हो सकता है, और वैसे आप नाम अगर साउथ इंडिया से कुछ नाम साउथ इंडिया के नाम पे है तो आप गेस, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप गेस कर लोगे, ठीक है, कि चाहे साउथ इंडिया से तो आप गेस कर लोगे उसको। तो अब इसका नाम याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बहुत सारा स्टैटिक पार्ट आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है, और अपनी कॉपी में ये सब नोट कर लेंगे। हु इनॉग्रेटेड द जहान एक खुसरो 2025 फेस्टिवल, जहां एक खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किए हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किए हैं, ठीक है। कौन किए? प्राइम मिनिस्टर, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल सूफी, ठीक है, इंटरनेशनल सूफी म्यूजिक फेस्टिवल, क्या है? जहां एक खुसरो 2025 इन कहां हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू सूफी म्यूजिक, पोएट्री, डांस इन द मेमोरी ऑफ अमीर खुसरो। किसकी मेमोरी में? अमीर खुसरो की मेमोरी में ये सेलिब्रेट किया गया। और इस बार जो मनाया जा रहा है वो 25th एडिशन है। कौन सा है? 25th एडिशन। तो अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के लगभग 7 किंग, 7 मतलब 7 शासक के टाइम लाइन को उन्होंने देखा था, ठीक है। तो कौन थे ये? अमीर खुसरो बहुत ही बड़े पोएट थे। इनके नाम क्या क्या उपलब्धि हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? तो इनका ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है किसी पीसीएस एग्जाम में कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था पटियाली में, ठीक है। क्या है? पटियाली, ठीक है। 1253 में इनका जन्म हुआ, 1253 में इनका जन्म हुआ। कहां? पटियाली, जो आज जिसको बोलते हैं एटा डिस्ट्रिक्ट है। कहां? एटा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद डिसाइपल, किसके शिष्य थे ये? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का आविष्कार इन्होंने किया भारत में। इसके अलावा ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा भी इन्होंने ही दिया, जो मथुरा के साथ बोला जाता है। सितार और तबला, सितार और तबला की खोज भी इन्होंने की। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा? तो खजैन ए उल फुतूह, खजैन एल फुतूह, ये किसके बारे में है? ये अलाउद्दीन खिलजी जहां जिस एरिया को जीता था उसी के बारे में ये इसमें मिलता है। खजैन उल फुतूह जो लिखा किसने? अमीर खुसरो ने, ठीक है। उसके बाद इनको बोला जाता है, अमीर खुसरो को, फादर ऑफ कवाली, ठीक, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कवाली। और इन्हीं को बोलते हैं पैरोट ऑफ इंडिया, ठीक है। डेथ, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1325 में मृत्यु हुई इनकी। तो हम इनका मकबरा कहां है? पूछा है कि मकबरा कहां है? तो निजामुद्दीन दरगाह कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, ठीक है। कहां? निजामुद्दीन को दरगाह कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। और इन्होंने ही लिखा तुगलकनामा, तुगलकनामा भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में था? अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बता दिया, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, यहां से आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? सशक्त भारत मैगजीन इज द बाई एनुअल, ठीक है, हिंदी मैगजीन ऑफ विच मिनिस्ट्री? सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्ध बाई एनुअल, द्विवार्षिक है, अर्धवार्षिक नहीं है, ये द्विवार्षिक है, अर्ध बाई एनुअल है, द्विवार्षिक, ठीक है, द्विवार्षिक हिंदी हिंदी पत्रिका है। तो किस मतलब किस कौन से मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देख लेते हैं किसके बारे में है ये पत्रिका। ये है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज द बाई एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत ऑन 21 फरवरी 2025। द मैगजीन इज डेडिकेटेड टू पोयम, मैगजीन किसको डेडिकेटेड, किसको समर्पित है? तो पोयम बेस्ड ऑन द वैलर, पैट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। आर्म फोर्सेस के जितने भी क्या है, वीरता, वीर गाथा, उसके बाद देशभक्ति, उनके बाद बलिदान जो दिए हैं, उसके बारे में इस मैगजीन में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। पर्सन
एंड आर्टिकल्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछा जाए आपसे कि भारत में पहला मैगजीन, पहला हिंदी मैगजीन कब लॉन्च हुआ था? तो फर्स्ट हिंदी मैगजीन पूछा जाए कि 1900, ठीक है, 1900 में पहला मैगजीन लॉन्च हुआ था, सरस्वती। ध्यान रखेंगे, पहला हिंदी मैगजीन, ठीक है, सरस्वती। ठीक है, कौन है? फर्स्ट हिंदी मैगजीन, हिंदी मैगजीन था। और ये कहां से लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया था? तो चिंतामणि घोष। ध्यान रखेंगे, चिंतामणि घोष। ठीक है, चिंतामणि घोष। कहां से लॉन्च हुआ था ये? तो ये लॉन्च हुआ था इलाहाबाद से। ठीक है, आज प्रयागराज है, उस समय कहां था? उस समय इलाहाबाद ही था। ठीक है, इलाहाबाद जब लॉन्च हुआ था तब इलाहाबाद था। ठीक है, तो ये फर्स्ट हिंदी मैगजीन है और 1900 में लॉन्च हुआ, सरस्वती और चिंतामणि घोष। इसके मतलब फाउंडर कौन थे इस मैगजीन के? तो चिंतामणि घोष। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो फर्स्ट न्यूज़पेपर, भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? तो उदंड मार्तंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 30 मई 1826, 1826 को निकाला गया उदंड मार्तंड। ठीक है, क्या है? उदंड मार्तंड, मारतंड। ठीक है, कौन निकाला था? किसके द्वारा निकाला गया था ये फाउंडर कौन थे इसके? तो ये थे आपके के जुगल किशोर शुक्ला। कहां से निकाला गया था? कलकत्ता से निकाला गया था। इसके फाउंडर थे जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, और इसी दिन, इसीलिए हम 30 मई को मतलब इंडियन जर्नलिज्म डे, भारतीय पत्रिका दिवस भी जर्नलिज्म डे, पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 30 मई को। ठीक है, तो ये हो गया उदंड मार्तंड। और निकाला कहां गया? निकाला से कहां से गया था? कलकत्ता से। और कौन थे इसके फाउंडर? तो जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, चलिए, तो ये आपके अगर इंग्लिश पूछे तो ये आपको पता होगा कि जेम्स हिकी के द्वारा पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला गया था, बंगाल गैजेट, जो 1760 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 वाज इनोटेड बाई, इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 वाज इनोवेटेड बाई, किसके द्वारा इनोवेट किया गया है? तो ये किया गया पीयूष गोयल। किस बारे में है? तो देख लेते हैं किस बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनोग्रेटेड द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कौन? पीयूष गोयल। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत के जो है, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, इन्हीं के पास है, पीयूष गोयल के पास। ऑर्गेनाइज्ड बाई आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट, कहां मनाया गया ये? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई। ठीक है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। ये मुकेश अंबानी कन्वेंशन सेंटर है, अभी हाल ही में बन के तैयार हुआ था। ठीक है, मुंबई में है। दिस ईयर इट वाज रीनेम्ड फ्रॉम द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ वैसा था नहीं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कहां हुआ और किसने इसका इनोग्रेशन किया था। हु इज द विनर ऑफ द थर्ड साबा वुमेन्स चैंपियनशिप, तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप का विजेता कौन है? ठीक है, साबा है क्या? तो साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो इसके चैंपियनशिप कौन जीता है? तो ये जीता है इंडिया। ठीक है, इंडिया जीता है, ये महिला का चैंपियनशिप है और जीता कौन है? इंडिया। परफॉर्म्ड इंडिया, उन्होंने परफॉर्म्ड इंडिया बोन द थर्ड साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025 हेल्ड एट, कहां हुआ ये? यहां हुआ केडी। ठीक है, केडी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। कहां हुआ? केडी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ। और द इंडियन टीम बोन द टाइटल बाय डिफीटिंग, किसको हराया? हराया मालदीव को, मालदीव इन द फाइनल। और दिस वाज द इंडियन टीम फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट एंड ब्रिलियंटली टू विन दिस टाइटल। तो किसको हराया? मालदीव को हराया। ठीक है, और यह साउथ, तो पूछा जाए आपसे कि बास्केटबॉल जिस ग्राउंड में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोर्ट। ठीक है, कोर्ट बोलते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट में होता है। और बास्केटबॉल में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 5 प्लेयर होते हैं, मतलब एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, दोनों टीम को मिला दिया जाए तो 10 प्लेयर। ठीक है, कहां हुआ ये? मालदीव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज का लास्ट स्लाइड था। ठीक है, 1 मिनट,
सारा हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, और इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो आपके पास लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो रेगुलर फॉलो कीजिए, नहीं तो कोई फायदा। मैं सीरियसली बोलता रहा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक देखे और दूसरा छोड़ दिए, फिर कोई कभी देख लिए, फिर कभी देख लिए, फिर छोड़ दिए, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, रेगुलरी देखो, जब तक आप कंसिस्टेंट किसी भी काम, कोई भी काम हो, जब तक उस काम में आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहने, तभी आपको सफल होंगे, तभी आप अपने लाइफ में सफल होंगे। बल्कि कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें कंसिस्टेंट मांगता है। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सारे वीडियो को देखिए, रेगुलर अगर देखते हैं तो सारे वीडियो को देखिए, और देखने के बाद कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद उसको रिवीजन करिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आप सफल होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो।